आया है। वर्चुअल सेमिनार में शेख हसीना का बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यकों पर हिंसा के लिए मोहम्मद यूनुस जो है वो जिम्मेदार हैं। शेख हसीना आपको नजर आ रही है, एक वर्चुअल सेमिनार में शामिल हुई थी और इन्होंने वर्चुअल सेमिनार में कहा कि अल्पसंख्यकों पर जो हिंसा है उसके लिए यूनुस सरकार जिम्मेदार है। इसके साथ ही साथ यूनुस सामूहिक हत्याओं के जिम्मेदार है। जनसंहार से बचने के लिए जो है वो कदम उठाए जाए, जनसंहार से बचने के लिए ही देश जो है वो उन्होंने छोड़ा है। और कहीं ना कहीं शेख हसीना अब एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रही हैं। वहीं शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस की क्लास भी लगा दी है और उन्होंने कहा है कि मुझ पर सामूहिक हत्याओं का जो आरोप है वो लगाए गए हैं और वास्तव में मोहम्मद यूनुस ही हैं जिन्होंने छात्रों के साथ एक सावधानी पूर्वक तरीके से तय की गई योजना के जरिए सामूहिक हत्याएं की हैं। वो मास्टरमाइंड है। यहां तक कि लंदन के तारिक रहमान ने भी कहा है कि अगर मौतें जारी रही तो सरकार नहीं टिकेगी। आज शिक्षकों, पुलिस, सब पर हमले हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदू, ईसाई, बौद्ध कोई भी सुरक्षित नहीं है। शेख हसीना की तरफ से मोहम्मद यूनुस पर जोरदार निशाना जो है वो साधा गया है और अब दोबारा से शेख हसीना जो है वो एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। संदीप शिरोही साहब, जिस तरीके से शेख हसीना का इन्वॉल्वमेंट एक बार फिर से नजर आ रहा है और जो परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी, जिसमें जो बाइडेन की रुखसती और डोनाल्ड ट्रंप जब 20 जनवरी 2025 को सत्ता संभालेंगे, उसके बाद क्या आप बदलाव जो है वो देख रहे हैं? क्या वापस से भारत के जिस तरीके से बांग्लादेश और शेख हसीना से संबंध है और अमेरिका में ट्रंप और भारत का कनेक्शन, अगर सभी तारों को हम बिठाएं तो क्या वापस से बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी आपको नजर आती है या फिर ये मुश्किल है वर्तमान परिस्थितियों में? देखिए चंदन जी, आपने बहुत अहम सवाल उठाया है और मेरा ये मानना है कि 20 जनवरी के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप साहब वहाँ पे सरकार संभालेंगे और इधर जो है शेख हसीना ने ऑलरेडी जो है थोड़ा एक्टिव हो गई है। पहले 2-3 महीने काफ़ी चुप थी कि उनको पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। उनको किसी भी देश में जो है जाने की भी अनुमति नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने फैसला किया कि मैं भारत में रहूंगी और ये बहुत अच्छा फैसला था और भारत सरकार ने उनका साथ दिया। इस चीज़ के लिए मैं भारत सरकार को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा ही करना चाहिए था। नंबर दूसरा, अब जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे, वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हिंदुओं के ऊपर जो बांग्लादेश में अटैक हो रहा है वो गलत है। वहां पे जो है क्योस हो गया है मोहम्मद यूनुस के आने से, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को जो बाइडेन गवर्नमेंट ने उनको प्रॉप अप किया था। जो वो मोहम्मद यूनुस एक जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है, नोबेल पीस प्राइज मिल चाहे क्लिंटन की जो वो है ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे अमेरिका में, वो उनको सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज मोहम्मद यूनुस का अपना कोई काडर नहीं है। काडर जो वो यूज करें खालिदा बेगम का काडर है या जमाइता का काडर है, उनका अपना कोई काडर नहीं है। उनकी अपनी कोई फॉलोइंग नहीं है। और शेख हसीना जिस तरीके से अब एक्टिव मोड में आ गई हैं और उसी तरीके से भारत में भी अब ये प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगरतला में उनका जो असिस्टेंट जो हाई कमीशन है उसके ऊपर जो है वहां पे लोगों ने जो वहां पे वो प्रोटेस्ट किए हैं। तो मुझे लग रहा है ये अब प्रेशर बिल्डअप हो रहा है और शेख हसीना आज नहीं 6 महीने बाद सही, 1 साल बाद शेख हसीना वापस जो है बांग्लादेश में जाएंगी और वहां पे दोबारा जो है अपनी कमांड संभालेंगी। शेख हसीना की वापसी जो है वो संभव है, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं सर। संजीव श्रीवास्तव जी, सवाल ये भी है, जो परिस्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में हैं, ऐसे में भारत जहां बड़ी संख्या में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, आज देश के कई शहरों में जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय कंसेंसस जो है वो बनाया जाए, ये भारत में तमाम अलग अलग संगठनों की मांग है कि भारत सरकार प्रोएक्टिव स्टेप ले और अलग अलग देशों को एकजुट करे इस मुद्दे को लेकर, ताकि इस हिंसा को जो है वो क्रैप डाउन किया जा सके। जी जी, देखिए चंदन जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, उसको बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे जो अत्याचार हैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और ये भारत चुप नहीं बैठने वाला। ये भारत लगातार बांग्लादेश को के ऊपर हमारी बहुत ही क्लोज वॉच है और हम बांग्लादेश के ऊपर लगातार इस बात की सलाह भी दे रहे हैं, दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है कि भारत के पास अनेकों विकल्प हैं जिसके की माध्यम से भारत बांग्लादेश के
में अगर ऐसी स्थितियां जारी रही तो और बड़े स्टैंड और बड़े ही सख्त और कठोर निर्णय भी ले सकता है। और ये बांग्लादेश की सरकार की लिए जाहिर है कि वो एक मुश्किलों का कारण बनेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच की जो संबंध है बहुत ही गहरे हैं, प्रगाढ़ है, डिपेंडेंसीज बहुत गहरी है। चाहे वो आयात निर्यात हो, आवागमन हो, और चाहे वो बिजली से संबंधित जो हमारा सहयोग रहता है। अनेक जो कॉटन बेस्ड जो इंडस्ट्रीज बांग्लादेश की हैं वो भारत पर बहुत आश्रित हैं। तो अनेकों ऐसे विकल्प भारत के पास हैं कि जिनके के माध्यम से भारत कठोर कार्रवाइयां कर सकता है। लेकिन जाहिर है कि भारत ये अवश्य देखना चाहेगा कि ये बांग्लादेश में जो वहाँ की सरकार है उसको सद्बुद्धि आए और वो वहाँ पर लोकतंत्र के भविष्य को और अधिक बिगड़ने से रोकें। हिंदू कम्युनिटी की वहाँ पर वो तात्कालिक कार्रवाई करते हुए जो भी ऐसे कट्टरपंथी हैं उनके ऊपर लगाम लगाए और हिंदू कम्युनिटी की रक्षा करें। वहां पर अवामी लीग के समर्थकों को जो टारगेट किया जा रहा है, प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, उनको सुरक्षा प्रदान करें और कानून का शासन स्थापित करें। और लोकतंत्र की बहाली के लिए जल्द से जल्द चुनावों का वातावरण वहां पर तैयार किया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत इसके लिए लगातार दबाव बनाएगा और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। सरकार भी अनेक विकल्पों पर लगातार विचार मंथन कर रही है। और हमारे आप देख ही रहे हैं कि जो भारत की सिविल सोसाइटी है, भारत के जो लोग हैं वो भी इससे बहुत ही आक्रोशित हैं कि हमारी हिंदू कम्युनिटी के लोगों के ऊपर जिस तरीके के जो टारगेट किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इस नए भारत को हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हो रहे हमले बर्दाश्त नहीं होंगे और ये भारत चुप नहीं बैठेगा और बांग्लादेश को की सरकार को हिंदू कम्युनिटी की रक्षा करनी ही बिल्कुल। और होगी। उसके यही बाद कोई बड़ी विकल्प वजह नहीं। है कर्नल संजीत सिरोही साहब कि देश में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया था तो उसमें पर्सिक्यूटेड माइनॉरिटीज को जो है वो रखा गया था। कहीं ना कहीं जो सरकार है वो इस बात को एंटिसिपेट कर रही थी, क्योंकि जो पास्ट हिस्ट्री है, चाहे वो पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, अफगानिस्तान की हो, वो इस और इशारा करती है कि उन देशों में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो हिंदूज हैं, उनको किस तरीके से खत्म करने की जो सुनियोजित साजिश है वो समय समय पर की जाती रही है। ऐसे में सवाल अब यहां पर यह है कि जो बांग्लादेश में इस वक्त मौजूदा सरकार है, अंतरिम सरकार जिसको मोहम्मद यूनुस हेड कर रहे हैं, वाकई में जब इन्होंने सत्ता संभाली थी तो ये लगा था कि शायद जो स्थिति है वो ये नियंत्रित कर पाएंगे, लेकिन जो इनका असली चेहरा है वो तो अब जाकर जो है सामने आ पाया है, जिसमें किस तरीके से कट्टरपंथियों के आगे इन्होंने घुटने टेक दिए हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल चंदन जी, जब मोहम्मद यूनुस साहब ने बांग्लादेश में आके वो एडवाइज़र बने थे, जो भी वो एडवाइज़र है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो भी हैं, उन्होंने तीन चीज़, जब उनसे पूछा गया था कि शेख हसीना को हटाने की क्या वजह है, क्यों हटाया जा रहा है, तो उन्होंने तीन चीज़ें बताई थी। सबसे ये पहले बताया था कि लोगों की जो राइट है उसको प्रोटेक्ट करना है, नंबर दूसरा जो डेमोक्रेसी है उसको वापस लाना है, और तीसरा जो रूल ऑफ द लैंड है, जो देश का जो रूल है उसको लागू करना है। मुझे लगता है ये तीनों के तीनों जो जिस वजह से वो कह रहे हैं कि शेख हसीना को हटाया गया था, वो तीनों के तीनों में वो पूरे विफल रहे हैं। और ये विफलता का कारण ये है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। जो भी कुछ वहां पे हो रहा है वो जमायती वहां पे जो है उस चीज को कर रहे हैं। तो ये कहना कि जी, अब जैसे संजीव श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि वो जो है उसको जो है आगे करेंगे, मुझे लगता है जब तक मोहम्मद यूनुस साहब वहां पे हैं, कोई भी चीज जो हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर हो रहे हैं, उनके जो है जो वहां पर इस्कॉन के जो वो है चिन्मय कृष्ण दास, उनको हिरासत में ले लिया है, उनकी जो अगुवाई करने के लिए, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बार एसोसिएशन ने वहां के वकीलों को कह दिया है कि आप कोई भी इनको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। उनकी जो बेल की एप्लीकेशन भी अब मेरा ख्याल 2 जनवरी तक की डिले कर दिया गया है। तो ये चीजें हो रही हैं। दूसरा सुनने में आया है कि एक अर्जी हाई कोर्ट में दी गई है जिसमें ये कहा कि इस्कॉन को जो है इस ऑर्गेनाइजेशन वहां पे बंद किया जाए उसको। तो ये जो चीजें हो रही है, मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद यूनुस साहब कोई अच्छे कदम की तरफ बढ़ रहे हैं। हालात जो है वो दर बदर खराब होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो एक्शन संजीव श्रीवास्तव साहब भी बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा हूं, वो एक्शन अब धीरे धीरे करके बांग्लादेश की गवर्नमेंट के ऊपर अब जो है स्क्रू को टाइट करने की धीरे धीरे जरूरत है। जब तक उनको इस चीज का एहसास ना हो जाए
कि ये जो कुछ चल रहा है ये ज्यादा है। दिन नहीं चलेगा और भारत की जनता और भारत की सरकार इसको ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ठीक है संजीव श्रीवास्तव साहब, एक बहुत ही छोटा सा सवाल आपसे और उसके बाद इस चर्चा को वाइंड अप करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वो ये है कि जो डीप स्टेट इन्वॉल्वमेंट इस पूरे बांग्लादेश में तख्ता पलट में नजर आया, वो कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाता है कि आखिर किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिकन डीप स्टेट्स ने पूरा जो सत्ता का तख्ता पलट है वो किया। लेकिन जब अब अमेरिका में सरकार बदलेगी तो क्या वापस से डेमोक्रेसी रिवाइव हो बांग्लादेश में, ये उसकी प्रायोरिटी पर होगी, या फिर ट्रंप, चूंकि वो भी अमेरिका और अमेरिका फर्स्ट की नीति को लेकर ही चुनाव जीते हैं, तो ऐसे में क्या ट्रंप इस मामले को तुरंत एड्रेस करेंगे या फिर जो परिस्थितियां हैं उसे इसी तरीके से अभी चलने दिया जाए, इस पर ट्रंप जो है वो फोकस करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन ट्रेल के दौरान ये स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे होते तो उनकी वॉच में बांग्लादेश में ये घटनाएं नहीं हुई होती। और उन्होंने बांग्लादेश में जो हिंदू कम्युनिटी पर हुए हमलों को लेकर के अपनी गहरी नाराजगी भी व्यक्त की थी। और जाहिर है कि अब वो फिर से जब अमेरिका की कमान संभालने जा रहे हैं, 20 जनवरी से वो सत्ता संभालने जा रहे हैं, तो ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि वो अपनी कही गई बातों पर अमल करके दिखाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जो कि आतंकवाद और अतिवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाइयां करने के लिए जाने जाते हैं। जी, अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ठीक है, उन्होंने इस्लामिक बहुत माफी के साथ संजीव सर आपको रोक रहा हूं, समय की थोड़ी सी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और संजीव सरोज सर आपका भी।